प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक खूबसूरत शिक्षिका, उससे एक गलती हो जाती है। गलती महज इतनी थी क्योंकि उसको ज़रूरत थी पानी की और पीने का पानी भरने के लिए उसे एक पुलिस स्टेशन के बराबर से होकर गुजरना था। जैसे ही पुलिस वालों की उस पर नज़र पड़ जाती है, पुलिस वाले उसको देखते हैं और उसकी खूबसूरती की वजह से ही उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद उसको थाने ले आते हैं और उसके साथ फिर गलत करते हैं। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह बाहर जाकर पूरी कहानी बयां कर दे, तो उस पुलिस स्टेशन की ओर पुलिस वालों की आफत आ जाएगी। इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसके शव को फेंक देते हैं। लेकिन वह नहीं जानते थे कि मारने वाला भी ऊपर वाला होता है और बचाने वाला भी ऊपर वाला होता है। उसे जिसे मरा हुआ समझ के फेंक गए थे, दरअसल वो जिंदा निकल आती है और जब जिंदा निकल के आती है तब उसने अपनी कहानी जब दुनिया के सामने सुनाई तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि खाकी वर्दी पहन के जिन्होंने कसम खाई थी कि हम समाज की रक्षा करेंगे, वो आखिरकार ऐसे कैसे भक्षक हो सकते हैं। नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश का एक ज़िला है कृष्णागिरी और इसी का ही एक गांव लगता है थली। बात कर रही हूँ 20 जुलाई साल 1988 की। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका, शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उस शिक्षिका ने अपने पति यानी कि वेंकटेश्वर मूर्ति से कहा कि मैं नलकूप में यानी कि ट्यूबवेल में पानी भर के लेकर आती हूँ क्योंकि रात में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए पानी अभी पीने का है नहीं। वह दौर ऐसा था कि जब हर घर में नल भी नहीं हुआ करते थे और हर घर में पानी की कोई सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। इसलिए या तो कुएं से पानी लाना पड़ता था या फिर नलकूप से पानी लाना पड़ता था। यह शिक्षिका, जिसका नाम माया सुमति होता है, माया सुमति के पास पीले रंग का एक बर्तन होता है, प्लास्टिक का डिब्बा होता है। उस प्लास्टिक के डिब्बे को लेकर यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन के बराबर से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद सीधा पास में ही एक स्कूल होता है और स्कूल के पास था वो नलकूप। वहाँ पर जा रही थी। इसी बीच में एक कांस्टेबल की नज़र उस शिक्षिका पर पड़ती है। अब उस कांस्टेबल ने तुरंत ही जाकर यह सब इंस्पेक्टर को यह बात बताई क्योंकि सब इंस्पेक्टर की नज़र उस माया पर पहले भी पड़ी थी, लेकिन पहले उससे वह कुछ कर नहीं पा रहा था। इसलिए इस लड़की को जब बुलाया जाता है तो वह आ जाती है, लेकिन शाम के 7:30 बज जाते हैं और 7 बजने के बावजूद भी यह अपने घर नहीं पहुंच पाती है, तो उसके पति को थोड़ा चिंता सताने लगती है। अब यह पति परेशान हो जाता है। पति परेशान होकर सीधे जहाँ से पानी लेने के लिए गई थी, वह घर से थोड़ा दूर था, उस स्थान पर पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है कि जिस डिब्बे को, जिस बर्तन को जिसमें पानी लेने आना था, वो नलकूप के पास ही पड़ा हुआ था। अब वो शिक्षिका का जो पति होता है इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो करे तो क्या करे। उसने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाई, लेकिन आवाज़ लगाने के बाद भी कोई तसल्ली नहीं मिली, कोई रिस्पांस मिलता नहीं है। इसलिए वो सीधा वापस आता है, अपने आसपास के लोगों से बोलता है, अपने परिवार के लोगों से बातचीत करता है कि माया जो गई थी या पानी लेने के लिए, लेकिन वापस लौटकर नहीं आई है। परिवार की चिंता बढ़ जाती है। अब परिवार वाले, उसका पति, सारे लोगों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया। ट्यूबवेल के आसपास जितना भी एरिया था उसको भी देखा गया, साथ ही जितना जो दूर दराज के जंगल एरिया था उसको खंगाला गया, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है माया, वह कहीं नहीं मिलती है। हार थक के रात के 2 बजे जाते हैं और अपने घर आकर आराम करने लगते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जब सुबह दिन निकलेगा तो फिर दिन निकलने के बाद उसको ढूंढने की फिर से कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ तक उन्होंने कोशिश कर सकते थे कर रहे थे। जैसे ही सुबह अगले दिन निकलता है, 21 जुलाई की वह तारीख आ जाती है। 21 जुलाई को उन्होंने हर जगह तलाश करने की कोशिश की। इस बार टीम बनाई गई, टोलियां बनाई गई और टोलियां अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं। गांव के पास ही एक नहर होती है। नहर के पास लगभग 7-8 फुट का एक गहरा गड्ढा होता है। वहां पर किसी व्यक्ति की, गांव वालों की नज़र पड़ जाती है कि माया की लाश दरअसल पड़ी हुई थी। माया की लाश देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से ब्लड नहीं बह रहा था और वह मर चुकी थी, ऐसा उन्होंने देखा। लेकिन गांव वालों को जो नज़र पड़ती है उसकी नस टटोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा इसकी तो सांसें चल रही हैं, लेकिन वह जीना चाहती थी और जीने की स्थिति में थी नहीं। गांव के कुछ लोग, जिसमें एक रामकृष्ण होता है और एक स्कूल की शिक्षक होते हैं,
वे दौड़ते हुए सीधे थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाकर पूरी कहानी बयां करते हैं कि जो शिक्षिका है जिसका नाम माया है, दरअसल रात 5:30 बजे से लापता हो गई है। उसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। फिलहाल वह मिली है गांव के नहर के पास एक गहरे गड्ढे में। उसकी लाश पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शायद उसके अंदर जान है, वह बच सकती है। पुलिस वालों ने जैसे ही यह बात सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्यों आए हो? तुम्हें जाना है तो जाकर हॉस्पिटल जाओ, उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेकिन गांव वालों के पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वो उसको हॉस्पिटल लेकर जा सके, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और यहाँ से लगभग 29 किलोमीटर दूर एक मौसूर जगह लगती है। मौसूर के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में उस महिला को एडमिट कराया जाता है। वहाँ डॉक्टर पद्मावती होती है। डॉक्टर पद्मावती ने उस महिला का उपचार शुरू कर दिया। साथ ही शरीर के अलग अलग हिस्सों को देखा तो लगभग 21 चोटें थी उसके शरीर में। उन्होंने कहा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और यहाँ इसका उपचार चलता रहा तो शायद बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन्हें हायर मेडिकल सेंटर लेकर जाओ। दरअसल उन्होंने हायर मेडिकल सेंटर सेठ जान हॉस्पिटल में, जो बेंगलोर में है, वहाँ के लिए रेफर कर दिया। और इस जगह से होसूर से इसकी दूरी महज 40 किलोमीटर के आसपास होती है। शाम 5:30 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर नारगी, शरीर में कुछ ऐसी गंभीर चोटें आई हैं जिसमें चाहे प्राइवेट पार्ट हो या शरीर के अलग अलग हिस्सों को दांतों से काटा गया था। शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट पहुंचाई गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी वस्तु से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, जिससे क्या उसके शरीर में कई अलग अलग जगहों पर फ्रैक्चर भी थे। उसके सर में भी गंभीर चोटें थीं। हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से वह बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। अब ये पुलिस वालों के पास जाकर ये बताते हैं कि पूरी कहानी बयां करते हैं कि किस तरह के से गायब हुई थी। और पुलिस वाले इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे जितनी गंभीरता से पुलिस वालों को ये मामला लेना चाहिए। उधर तो इलाज चल रहा था और गांव में धीरे धीरे करके ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोगों में उबाल फैल जाता है और गांव के लोगों ने जाकर डीएम का घेराव कर देते हैं। जैसे ही डीएम का घेराव किया जाता है, डीएम के आदेश के बाद फिर एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस, जो थली पुलिस होती है, वह सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लेती है। 354, 323, 325 की धाराएं में 21 जुलाई को ही मुकदमा दर्ज की जाती है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करनी थी उसको लेकर भी शायद उतना गंभीर पुलिस नहीं थी। लेकिन गांव वालों ने सोचा कि जब तक ये मामला बड़ा नहीं होगा, यानी कि आंदोलन नहीं किया जाएगा, तो शायद तब तक इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने डीएम का घेराव किया, बड़े बड़े अधिकारियों का घेराव किया, तब जाकर टीम गठित हो जाती है और टीम गठित करने के बाद फिर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। इसके लिए अलग से टीम बनाई जाती है और जब टीम ने उस महिला से बातचीत करने की कोशिश की तो 3-4 दिन बीतने के बाद उस महिला को होश आता है। होश आने के बाद उससे जब बातचीत करने की कोशिश की जाती तो दरअसल वह बोलने की स्थिति में नहीं थी। बस इतना ही बोल पाती है, सफाई कर्मचारी गौरी, या गौरी नाम जिस तरह से लिया जाता है। गौरी का नाम लेने के बाद गांव वालों से पूछा जाता है कि गौरी कौन है। तभी पुलिस की रडार पर अब गौरी आती है और गौरी से बातचीत की जाती है। तो गौरी ने पूरी कहानी जो बयां की, उसको सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल यह माया 5:30 बजे अपने घर से निकलती है पानी लाने के लिए। जब यह नलकूप पर पहुंचती है तो उसके साथ साथ ही यह सफाई कर्मचारी जो होती है गौरी, वह भी पहुंच जाती है और सफाई कर्मचारी गौरी उसे धोखे से उसे अपने साथ बुलाकर ले आती है। सीधा वो पुलिस स्टेशन में ले आती है। बाद में उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद उसके साथ मारपीट की जाती है, क्योंकि वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसका कहना था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे ऐसे क्यों आप यहाँ लेके आए हो, मैंने ऐसी क्या गलती की है। जब यहाँ से उसके साथ मारपीट की जाती है, जब उसको बहुत तेज़ से धक्का दिया जाता है तो उसका सर जाकर दीवार में लग जाता है और इस वजह से वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो पता चलता है कि 4 पुलिस वाले उसके पास आते हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर होता है पीके बाला सुब्रमण्यम और हेड कांस्टेबल सेल्वाराम, गोविंद उर्फ गोविंद राजन और गोविंद स्वामी। यह 4 पुलिस वाले होते हैं।
अब 4 पुलिस वाले जब कमरे के अंदर आते हैं तो इस महिला के पास पहुंचने के बाद सब इंस्पेक्टर को सबसे पहले अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर इस महिला के सारे कपड़े उतारने के बाद उसके साथ वह बलात्कार करता है और जब तक उसका मन नहीं भर जाता है तब तक वह इस कमरे में रहता है। उस महिला को जब उसे होश आता है तो वह विरोध भी करने की स्थिति में नहीं रहती, क्योंकि उसको गंभीर चोटें आ चुकी थी और जैसे जैसे वह विरोध कर रही थी वैसे वैसे उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। इसके बाद बारी बारी से बाकी सब इंस्पेक्टर के बाद हेड कांस्टेबल और जो लोग थे वो चारों पुलिस वाले आ रहे थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि चारों पुलिस वाले वर्दी पहनी हुई थी और वर्दी पहनने के बाद भी उस महिला का उसी थाने के अंदर अपनी मन मर्जी पूरी करते थे। वह लोग जिन्होंने कस्में खाई थी कि हम समाज की रक्षा करेंगे और न्याय करेंगे, ना वह रक्षा करते और न इस पूरे घटनाक्रम को वह अंजाम बड़ी आसानी से देकर वहां से इस महिला को लेकर जाते हैं और कुछ ही दूरी पर ले जाने के बाद एक गहरी सी खाई होती है, गड्ढा होता है, उस गड्ढे में उसको डाल देते हैं और उसके ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो फेंक देते हैं। उन्हें लग रहा था कि यह मर चुकी है और शायद उसे मरणासन हालत में ही छोड़कर वहाँ पर आराम से निकल आते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने शायद लग रहा था कि देखा नहीं है। लेकिन उसको बुलाने वाली एक सफाई कर्मचारी गौरी होती है। गौरी कुछ वाकया जानती थी कि क्या क्या हुआ था। बाकी पुलिस वालों से जब पूछताछ की जाती है और जांच पड़ताल के बाद ये सब चीज़ें सामने आती है तो पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन चारों पुलिस वालों को आरोपी बनाया जाता है और आरोपी बनाने के बाद मामला फिर कोर्ट में जाता है। जब इस महिला की लाश मिलती है तो उसकी लाश पर मतलब उसके जो शव था उस पर कोई कपड़ा नहीं था, जिसे लोग मरा हुआ समझ रहे थे। बाद में जब इसका उपचार चलता है तो लगभग 3 महीने तक इसका हॉस्पिटल में उपचार चलता है। 3 महीने के बाद वह स्थिति में आती है चलने की, फिरने की, बातचीत करने की और उसके बाद जो बाकी कुछ रहती कहानी ही थी उस महिला ने खुद ही सुनाई थी। मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो इन चारों पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और इस महिला को 12 अक्टूबर 1988 को हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है। अब यह मामला जब कोर्ट में जाता है तो बचाव पक्ष का जो वकील होता है वह कहता है कि इस मामले को सरासर एक पूरी तरह से मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि इस मामले में जो महिला होती है उसे एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत थी, उसे एक अच्छे मुआवजे की ज़रूरत थी, इसलिए कहानी रची गई थी और यह किसी नेता के कहने पर आखिर पूरी कहानी बनाई गई थी। उसका यह भी दावा था, उसने जब कोर्ट में अपील की थी, जब इन्हें सज़ा दी जाती है इनकी सज़ा गलत दी गई है और इसे सज़ा को ख़त्म कर दी जाए। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यह थाना एक ऐसी जगह पर है जहां आसपास दुकानें थी, स्कूल था, खेल का मैदान था, लोगों की आवाजाही भी होती थी और एक महिला का अपहरण हो जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता। तीसरा, उसने तर्क दिया था कि अगर फोटो इन चारों पुलिस वालों का अखबार में नहीं प्रकाशित हुआ होता तो वह महिला कभी भी इन चारों को पहचान नहीं पाती, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। जब परेड कराई गई थी तो चारों पुलिस वालों को उसने देखते ही पहचान लिया था और इसके लिए बचाव पक्ष के वकील का यह दावा था, क्योंकि चारों पुलिस वालों के वाई नेम उनके फोटोग्राफ पे छपे हुए थे। एक तरफ पक्ष तो यह कहता है कि उस पे ये आरोप झूठे हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे सजा भी दी इन लोगों को और साथ ही यह भी आदेश दिया कि तमिलनाडु सरकार को कि जो पीड़िता है इसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और जब यह घटना होती है तो उस घटना के बाद पूरे प्रदेश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है कि पुलिस वालों ने इस तरह से एक महिला के साथ, जो कि शिक्षिका के रूप में थी, उसके साथ इतना बड़ा घिनौना कृत्य कैसे कर सकते हैं। यह उस दौर की बहुत चर्चित घटनाओं में से एक घटना रही थी जिसका कई सालों तक लगातार जिक्र होता रहता है और उस इलाके के लोग आज भी इस घटना को लेकर सहम जाते हैं, सिहर उठते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।